रुद्रप्रयाग से भाजपा विधायक भरत चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह का बजट रहा इस बार, कितना कुछ खास आप मानते भी हैं इस बजट को, और उत्तराखंड के लिहाज से किस तरह देखते हैं आप इस बजट को? देखिए, इस बार का जो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में पेश किया, उसको आप कह सकते हैं कि वो मोदी मैजिक है। नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत की एक संकल्पना की है, जिसका कि डेट जो है वो 2047 उन्होंने बताई है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र का स्वरूप लेगा, और उस दिशा में कुछ दूरगामी कदम उठाए जाने नितांत आवश्यक थे। उसके लिए बड़े वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता थी। आप देखेंगे कि किसी तरह की कोई पॉपुलिस्ट योजना बजट में, जिस तरह से लोग कयास लगा रहे थे कि चुनावी राज्यों के लिए पॉपुलिस्ट बजट तैयार होगा, ये किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जो विकसित भारत की संकल्पना है, उसकी आधारशिला के रूप में इस बजट को हम देख सकते हैं। समाज के हर वर्ग को, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, और ख़ास तौर पे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए ये बजट बहुत ही सुकून देने वाला है, जिसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे। अगर आप तत्कालिक रूप से देखो, बेशक किसी को ये लग सकता है कि उनके लिए कुछ विशेष इसमें नहीं है, लेकिन अगर आप उसके दूरगामी परिणाम देखेंगे तो हर वर्ग को टच कर के एक समावेशी बजट तैयार करने की कोशिश की गई है। उत्तराखंड का जहाँ तक प्रश्न है, 1600 करोड़ रुपए उत्तराखंड को जो है अतिरिक्त मिलने की संभावना है। जो उसके अलावा बहुत सारी परियोजनाएं हैं, चाहे वो रेल को लेकर के हों, सड़क नेटवर्क को लेकर के हों। तो उत्तराखंड के प्रति तो वैसे भी प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण बहुत ही उदार हमेशा से रहा है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रोड कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। जो जल जीवन मिशन के अंदर बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जिन पे धन का अभाव था और लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा था, तो इस बजट के आने से उनके चेहरों पर भी एक मुस्कुराहट है कि जल जीवन मिशन के जो अवशेष देय हैं वो भी पूरे कर लिए जाएंगे। लेकिन सर, बीबीजी राम जी योजना आप लोग लेकर के आए, इसका कितना फायदा आप लोग मान रहे हैं कि इससे होगा? क्योंकि विपक्ष तो इस योजना को विफल योजना बता रहा है आपकी। देखिए, विपक्ष का ये चरित्र कुछ सालों से बन गया है। वो विरोध के लिए विरोध करते हैं। उनका विरोध कभी भी मेरिट पे नहीं होता है। अगर आप मनरेगा और बीबीजी राम जी योजना का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, अगर तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि पहले मनरेगा में केंद्रीय स्तर पर योजनाएं बनती थी और वो धरातल पे कई जगह बिल्कुल ही अप्रासंगिक होती थी, निरर्थक होती थी, और करोड़ों रुपए जो है सरकार का उसमें जाया हो जाता था। बीबीजी राम जी जो योजना है उसमें जितने भी योजनाएं बनेंगी वो ग्राम सभा के स्तर पे बनेंगी, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बनेगी। जिस चीज़ की आवश्यकता ग्राम पंचायतों में होगी उसी के लिए योजना बनेगी। 100 दिन के बजाय 125 दिन इसमें कर दिए गए हैं। इसमें जो दिहाड़ी है उसको भी बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा सच्चे मायनों में जो गारंटी योजना है वो अब शुरू होगी, क्योंकि इसमें ये भी गारंटी दी गई है कि अगर किसी को 125 दिन का रोज़गार नहीं मिलता है तो वो उसको कंपेंसेट किया जाएगा, क्षतिपूर्ति उसको दी जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो श्रमजीवी तबका है
उसके लिए ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। सर, जंगली जानवरों का आतंक भी लगातार जारी है, उस पर किस तरह से कंट्रोल आप लोग कर रहे हैं? किस तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं कि जंगली जानवरों के हमले से थोड़ा जो नुकसान जिस तरह से देखा जाता होता है, उससे निजात मिल सके लोगों को? देखिए जो जंगली जानवरों और मनुष्यों के बीच कॉन्फ्लिक्ट का जो सिलसिला पिछले कुछ सालों में शुरू हुआ है, उसको मिनिमाइज करने के लिए उसको पूरी तरह से रोक पाना कभी भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जंगली जानवर किसी के नियंत्रण में नहीं होते हैं। लेकिन उसको कम से कम किया जाए, उसको न्यूनतम स्तर तक लाया जाए, उसके लिए जो सबसे पहला कदम सरकार ने उठाया है, जो जंगलों के आसपास के गांव हैं उन लोगों में एक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। ये इंश्योर किया गया है कि ऐसे समय पे, जबकि जो कि सबसे वल्नरेबल होता है, चाहे वो शाम का समय हो चाहे सुबह का समय हो, उस समय में लोग कम से कम बाहर अकेले बाहर न निकलें। शौच इत्यादि के लिए घर के अंदर ही शौचालय लगभग बन करके तैयार हो चुके हैं, उनका उपयोग करने के लोगों को निर्देश दिए गए हैं। और बच्चों को जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनको ये कहा गया है कि वो अकेले मूवमेंट न करें। जब भी जाएं तो एक समूह बना करके जाएं, और जहां बच्चे बहुत छोटे हैं वहां उनके साथ कोई न कोई अभिभावक साथ में रहे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिस की वजह से अगर लोग जागरूक हो गए तो बहुत हद तक इस कन्फ्लिक्ट से बचा जा सकता है। उसके अलावा जो मुआवजे की धनराशि है उसको भी बढ़ा करके 10 लाख सरकार कर चुकी है। तो मेरे ख्याल से और उसके अलावा जो जंगलों में जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनके जो फॉरेस्ट गार्ड इत्यादि जो भी उनके कार्मिक हैं, उनको भी विशेष तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से वो जंगलों पे नज़र रखें, और अगर कहीं किसी जंगली जानवर की संदिग्ध गतिविधियां हों तो उसको ट्रैप करने का प्रयास किया जाए। सर, यूसीसी को 1 साल उत्तराखंड में पूरा हुआ है। किस तरह से आप देखते हैं और क्या कुछ फ़ायदे आप मानते हैं कि यूसीसी से उत्तराखंड में हुए हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे अगर आप और चीज़ न भी देखें, आप सिर्फ अभिलेखों का ही अध्ययन करें, तो पिछले 50-60 सालों में शादी के जितने रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं उतने इस 1 साल के अंदर हुए हैं। और शादी का जब पंजीकरण होता है तो एक जो सोशल बॉन्डिंग है लोगों की, वो और मजबूत होती है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह से पहले यहाँ पे लव जिहाद को लेकर के इस तरह की घटनाएं आए दिन होती थी। छिटपुट घटनाएं आज भी हो रही हैं, लेकिन बहुत हद तक उन पर नियंत्रण हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म के नाम पे जिस तरह से मदरसों का संचालन किया जा रहा था, सरकार से की जो राज सहायता है उसको गैर कानूनी तरीके से हड़पने के कई तरह के उपक्रम किए जा रहे थे, उन पर भी बहुत हद तक रोक लगी। सर, क्योंकि चारधाम यात्रा भी अभी हाल फिलहाल में फिर से शुरू होगी, अभी शीतकालीन यात्रा भी चल रही है। किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? आपके क्षेत्र से होकर के जाती है यात्रा और आपके ज़िले में ही चलती है सबसे बड़ी यात्रा तो केदारनाथ की। किस रूप में आप देखते हैं और कितना जो है बड़ी संख्या में लोग पहुँचते भी हैं और व्यवस्थाएँ किस तरह की हैं? देखिए, पहले तो मैं शीतकालीन यात्रा की बात करूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इस तरह का विचार अपने मन में लाए, उसको ज़मीन पे उतारा, और उसका परिणाम है कि हर वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में इस बार शीतकालीन यात्रियों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। और जैसे जैसे इसका व्यापक प्रचार प्रसार होगा, आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभ इसका उत्तराखंड को होने वाला है। जो ग्रीष्मकालीन यात्रा है उसकी तिथियां घोषित हुई हैं,
और इस बार यात्रा काल थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि 22 अप्रैल को शायद बद्रीनाथ के कपाट खुल रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मौसम अनुकूल रहा, और अगर मौसम की मैं बात करूं तो जिस तरह से ऑल वेदर रोड पे जितने भी स्लाइडिंग जोन हैं उनका जो ट्रीटमेंट हो रहा है, उससे मैं कह सकता हूं कि इस बार की यात्रा का जो काल है, समय है, वो काफ़ी लंबा होगा, और उसकी वजह से जो स्थानीय व्यापारी हैं उनको बड़ा लाभ होने वाला है। और यात्रा की तैयारियों को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। एक बैठक सभी जितने हित साधक हैं उनकी, जो भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, वाहन स्वामी हैं, खच्चर घोड़े खच्चरों के स्वामी हैं, कंडी डंडी वाले हैं, उन सब की एक बैठक पहले ही की जा चुकी है। और उनकी राय लेकर के कोशिश की जा रही है कि जो स्टेक होल्डर हैं उनकी भी राय लेकर के यात्रा को रेगुलेट करने का प्रयास किया जाए। जी, धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। भरत चौधरी जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। विधायक खजान दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यूसीसी का 1 साल लगभग पूरा हो गया है, किस रूप में आप देख भी रहे हैं और कितना कारगर आप यूसीसी को मानते हैं? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जो कहा सो किया। 2022 जब हम चुनाव में जा रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सभा में ये घोषणा कर दी थी कि यदि हम दोबारा सत्ता में आएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लेकर के आएंगे। और उस समय हम लोग थोड़ा सा सकपका गए कि पता नहीं जो ये बहुत बड़ी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी का समान नागरिकता कानून को लेकर के कही है वो पूरी होगी या नहीं होगी, उसको लेकर के हम चिंतित थे उस समय। किंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से फोकस रखा, हम सत्ता में आए दोबारा, और फिर जिस तरह से इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया और फिर ड्राफ्ट के बाद को इसको लागू किया गया, और जिन लोगों ने ड्राफ्ट तैयार किया उनको सम्मानित किया गया, और पूरे देश में इसकी सराहना भी हुई, और ये उत्तराखंड राज्य नंबर 1 राज्य यूसीसी को लागू करने वाला हो गया है। और कुल मिलाकर के जिस तरह से इसकी सराहना विभिन्न प्रदेशों में जब मुख्यमंत्री जी के दौरे किसी भी प्रदेश में भारत के हुए तो वहाँ पर भी इसकी सराहना की गई। और ऐसे ही नहीं, भारत के संसद के अंदर भी मैं अपने गृह मंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने भी इसकी तारीफ की, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी सराहना की और मुख्यमंत्री जी को शाबाशी दी। और मैं मुख्यमंत्री जी को पुनः बहुत बहुत हृदय की गहराई से पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जब इसको लागू किया गया तो किसी प्रकार का, जैसा यहाँ पे सभी समाज के लोग, सभी जाति पंथ धर्म के लोग उत्तराखंड में निवास करते हैं, किसी ने भी चू नहीं की और पत्ता तक नहीं हिला, इसको सब ने स्वीकार किया और आज ये एक कानून बन गया। सर, इन दिनों ये भी देखा जा रहा है कि हरिद्वार में पहले ये देखा गया कि ये कहा गया कि जो गैर हिंदू हैं उनका प्रवेश वर्जित किया जाए। इसके बाद गंगोत्री यमुनोत्री में भी ये चर्चा हुई और अब केदारनाथ बद्रीनाथ में भी। क्या कहेंगे इसको? देखिए, सबसे पहले तो हम इंसान हैं और हम सबको भगवान ने बनाया है, और जाति धर्म ये सब इंसान ने बनाया है। पहले तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी और नहीं होनी चाहिए। परंतु सवाल इस बात का पैदा होता है कि जब मक्का मदीना कोई हिंदू वहाँ पर जाता है तो उसको प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, हालांकि चाहे उसकी आस्था वहाँ पर हो तब भी नहीं उसको प्रवेश किया जाता है। तो इसलिए हमारे सनातनी लोगों ने कुछ व्यवस्था बनाई कि जब हम तुम्हारे धर्म के तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो तब हमको वहाँ पर रोक होती है। तो इसलिए आप भी हमारे धार्मिक स्तर पर, चाहे भगवान बद्री विशाल हो, चाहे भगवान केदारनाथ हो, जो माँ गंगा हो, माँ यमुना हो, तुम भी यहाँ पर नहीं आ सकते, कुछ ऐसे लोगों को कहा गया है। तो ये विचार सनातनी है, परंतु मेरे ख्याल से जो पूर्व की व्यवस्था थी, ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि जो पूर्व की व्यवस्था थी उसी के तहत सब सामान्य होना चाहिए। हम आखिरकार इंसान हैं, भगवान के बनाए हुए हैं, हम सब जाति पंथ धर्म ये सब इंसान ने बनाया है, किंतु इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। और उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जो आस्था मक्का मदीना में रखता है
उसको भी ये प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप किस जाति और किसी धर्म से हैं, ये ठीक बात नहीं है। सर, जन जन की सरकार, जन जन के द्वारा आप लोगों ने कार्यक्रम चलाए, कितना फ़ायदा इससे होता हुआ नज़र आ रहा है और लोगों को कितना फ़ायदा मिल रहा है सर इससे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जो सूचना प्रत्येक जनपद से आ रही है, क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे 13 जनपद है, और मैं अपने संगठन की बात करूं और संगठन की दृष्टि से हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे 18 जिले हैं। और इस प्रकार से जब बातचीत होती है, जन जन की सरकार जन जन के द्वारा जाते हैं, ब्लॉक स्तर पर जब कार्यक्रम होते हैं तो लोगों ने सराहना की और 2 लाख लोगों ने अभी तक प्रतिभाग किया। मैं मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि अधिकतर जिलों का भ्रमण उन्होंने किया और अनेक कार्यक्रमों में वो पहुँचे। हमारे मंत्रीगण हो, हमारे विधायकगण हो, वो इस कार्यक्रम में जा रहे हैं और लोगों की अपेक्षाएं हैं और उस डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी तमाम उन कार्यक्रमों में रहते हैं और जो समाधान जनता का जो किसी अधिकारी तक नहीं पहुंच सकते हैं, जो अपने गांव से बाहर नहीं जा सकते, अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते, उनकी समस्याओं का समाधान वहीं पर होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसकी सराहना पब्लिक ने की है। सर, जंगली जानवरों का आतंक भी पिछले कुछ दिनों से लगातार नज़र आया, उस पर किस तरह से फोकस कर रहे हैं आप लोग और किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है कि घटनाएं कम से कम हो? देखिए, ये जंगली जानवर का जहाँ तक सवाल है, पहले तो बंदर और जंगली सुअर थे, किंतु अब इस समय जो है जिस तरह से बघेरा लग गया है और चीता जिस तरह से क्षेत्रों में घूम रहे हैं, बहुत सारा घटनाक्रम भी हो गए हैं। इस तरह से सुरक्षा को देखते हुए हमारी वन विभाग ने भी उचित कदम उठाए हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी दिशा निर्देश दिए हैं और इस पे हमको फोकस भी करना चाहिए कि क्योंकि जो घटना घट रही है वो ठीक नहीं है। जिस तरह से हमारे जो पहाड़ी ज़िले हैं वहाँ पर पहाड़ी ज़िले क्या मतलब जो हमारा चाहे मैदानी क्षेत्र भी है जहाँ पर झाड़ियाँ हैं वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही है, या जंगली सुअरों के द्वारा या बघेरे द्वारा या भालू द्वारा, ये उचित नहीं है। और पहाड़ की फसल को बचाने के लिए हमको जिस तरह से बधियाकरण का एक बीड़ा उठाया है वन विभाग ने, और हमारे स्वास्थ्य जो हमारा जो देखता है और उसको कुल मिलाकर के चिंताजनक है हम सबके लिए कि बधियाकरण, बंदरों का बधियाकरण शुरू कर दिया गया है और ये होना भी चाहिए, ये विशेषकर मैं कहना चाहूँगा। सर, शीतकालीन चारधाम यात्रा भी लगातार जारी है, किस तरह का रिस्पांस आ रहा है, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं लोगों के लिए भी की गई है जो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं? देखिए, मैं पहले मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कि केदारनाथ धाम में जब भी माननीय प्रधानमंत्री आए हैं उन्होंने शीतकालीन यात्रा को तरजीह दी है और आज उसी के अनुरूप वो मुखमा आए थे, वहाँ पर भी उन्होंने इस बात को कहा है और आज उसका लाभ यहाँ पे उत्तराखंड के लोगों को भी मिल रहा है और जो यात्री हैं उनको भी मिल रहा है। आप शीतकालीन में भी दर्शन कर सकते हैं और अपने जब यात्रा सीजन होता है तो तब भी दर्शन कर सकते हैं। एक जो हमारे व्यवसाय हैं जो उसी पे निर्भर रहते हैं, चाहे वो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्री विशाल को जब जाते हैं, हरिद्वार में आते हैं तो उन व्यवसायों को भी इसका लाभ मिल रहा है और ये बहुत उचित व्यवस्था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और मुख्यमंत्री जी भी समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, समय समय पर इसकी समीक्षा करते हैं। इसके लिए मैं सभी यात्रियों को भी इतना कहना चाहूँगा कि आप आएँ और पहाड़ का लुत्फ़ उठाएं, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करें, भगवान केदारनाथ के दर्शन करें। शीतकालीन में जहाँ गंगा मैया रहती है, माँ यमुना रहती है, माँ भगवान केदारनाथ, भगवान बद्री विशाल रहते हैं। आप आइए, दर्शन करिए, आपका स्वागत है। सर, 2027 चुनाव के लिए आप लोगों की क्या कुछ रणनीति अभी से तैयार है, किस तरह की तैयारियां हैं पार्टी की और किस तरह का माहौल अभी से आप लोगों ने सेट करना शुरू कर दिया? देखिए, 2027 का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मोड पे रहती है। हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, बूथ स्तर की बैठक, मंडल स्तर और जिला स्तर की बैठकें समय समय पे होती रहती है। यानी कि कार्यकर्ताओं को तीव्र धार देने का काम हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश का और हमें केंद्र नेतृत्व से जो दिशा निर्देश होते हैं उसी के निमित्त हम काम करते रहते हैं।
कभी भी चुनाव हो, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, हम हर समय तैयारी में रहते हैं। और आने वाला समय 27 का जो होगा, भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक मारेगी और मुझे लगता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। और इस बात को मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि जो रुझान आ रहा है जनता के द्वारा वो भारतीय जनता पार्टी के हित में है। और जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी युवा होने के नाते युवाओं के लिए रोजगार देने की अभी तक तकरीबन 28,000 प्लस बेरोजगारों को नौकरी दी गई है, उसको नियुक्ति पत्र आवंटित किए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, जब चाहें तब चुनाव हो और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन सर समय समय पर वोट चोरी की बातें सामने आती है, विपक्षी आरोप आप लोगों पर लगाता है कि आप लोग वोट चोरी करते हैं। देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कांग्रेस की यही बात रही है। जब जब वो चुनाव हारते हैं कोई ना कोई वोट चोरी की बात करते हैं। वोट चोरी तो उस समय होती थी कांग्रेस के ज़माने में, जब बक्से के बक्से गायब हो जाते थे, मतपत्र गायब हो जाते थे। वोट चोरी तो उन लोगों ने की। आज तो ईवीएम मशीन है, उसमें तो आपने कितने ईवीएम मशीन को भी बोल देते हैं। जब जब वो सरकार कहीं पर बना लेते हैं या कहीं जीत जाते हैं तब नहीं होती वोट चोरी। और वोट चोरी तब होती है कि जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है। ये दुखद विषय, चिंताजनक विषय है। वो अपने स्टेटमेंट को भी ठीक करें और अपने गिरेबान को भी झांके कि वोट चोरी, जो वोट चोर स्वयं है, वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप न लगाएं। ये मैं कांग्रेस को कहना चाहूँगा। लेकिन सर समय समय पर वो कहते रहते हैं कि इस बार के काफ़ी मुद्दे हैं जिन पर घेरने का काम करेंगे कांग्रेस बीजेपी को। कोई भी मुद्दा नहीं है, उनका मुद्दा आता है, हवा में आता है और हवा में चले जाता है। कोई ठोस मुद्दे उनके पास नहीं है। इसलिए व्यक्तिगत ब्लेम करना और व्यक्तिगत तरीके से जो है बात को आगे बढ़ाना, ये उनकी ऐसी मन की इच्छाएं रही है, किंतु वो इच्छाएं कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। जो अपना कुटुंबी अभी तक इकट्ठा नहीं कर सकती, वो क्या भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए खजान दास जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि राज्यों के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।